वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 12 जुलाई 2025 और 12 जुलाई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत 2027 में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता की करेगा मेजबानी। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 133वें स्थान पर आ चुकी है जुलाई 2025 के अंदर, और उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन काल नेमी। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको ये सुबह करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। और ये क्लास एसएससी, जीडी, रेलवे, पटवार, बैंक, वीडियो, राजस्थान पुलिस सभी एग्जाम के लिए ये क्लास 15 से 16 मिनट की डेली आपको सुबह क्लास मिलती है, और संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है। और जैसे ही पूरा महीना कंप्लीट होता है पूरे मंथली क्लास आपको मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास 12 जुलाई 2025। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा कि इसरो ने 3 जुलाई को किस स्थान पर गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोफेशनल सिस्टम के 2 सफल परीक्षण किए। महेंद्रगिरी। जापान और भारत के तटरक्षक बलों ने जुलाई 2025 में किस भारतीय शहर में संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया। चेन्नई में। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के साथ 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य क्या तय किया। 20 अरब डॉलर का। भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत को क्या नाम दिया गया है। INS निस्तार। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। शरण कुमार लिम्बाले। दिल्ली परिवहन निगम ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए किस नई योजना की घोषणा की। सहेली स्मार्ट कार्ड योजना। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना नया मुख्य अधिकारी नियुक्त किया। सबीहा खान को। कौन सी दवा शीशों के लिए मलेरिया की पहली स्वीकृत दवा बनी है। वो बनी है कार्टेम। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है, मात्र 50 रुपये के अंदर। इसमें डेली क्लास का आपको शाम को टेस्ट मिल जाता है, डेली PDF मिल जाती है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिल जाता है, और मंथली PDF भी मिलती है जिसका आप प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा है कि पूरा 1 साल का करंट आपको मिलेगा। जैसे जी आप आज ले रहे हो जैसे, तो आपको 31 दिसंबर यानी कि 2025 का पूरे 1 साल का करंट आपको इसके अंदर मिलेगा। और साथ में 2024 का भी कोई साथी पढ़ना चाहे तो 2024 का भी करंट आपको मिलेगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ो। करें स्टार्ट आज की क्लास 12 जुलाई 2025। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। भारत 2027 में किस अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। भारत 2027 के अंदर किस अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। तो ये करेगा शूटिंग विश्व कप की। अब 2027 के अंदर शूटिंग विश्व कप की मेजबानी करेगा, और 2028 के अंदर ये मेजबानी करेगा वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की। किसकी करेगा। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की 2028 में मेजबानी करेगा, और 2027 में शूटिंग विश्व कप प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। कौन करेगा। अपना देश भारत करेगा। इसके साथ में याद रखना 18वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा वो आगामी अपने भारत के अंदर आयोजित किया जाएगा। बस इस प्रकार साथ साथ पढ़ते जाओ। जूनियर वर्ल्ड कप सितंबर 2025 के अंदर, बस शॉर्टकट याद रखना कि जूनियर वर्ल्ड कप है वो सितंबर 2025 के अंदर भारत मेजबानी करेगा। इसके अलावा एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप फरवरी 2026 में भारत मेजबानी करेगा। शूटिंग वर्ल्ड कप 2027 में होगा। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2028 में होगा, और भारत नवंबर 2025 में दिल्ली में पहली बार शूटिंग लीग ऑफ इंडिया की शुरुआत करेगा। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो भारत से संबंधित है, यानी कि भारत इन सब की मेजबानी करेगा। सितंबर 2025 में जूनियर वर्ल्ड कप, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप फरवरी 2026 में, शूटिंग वर्ल्ड कप 2027, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2028, और नवंबर 2025 में पहली बार शूटिंग लीग ऑफ इंडिया की शुरुआत करेगा भारत देश। तो ये अच्छे तरीके से सारे के सारे बढ़िया तरीके से इनको याद कर लेना। अगला, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की नई फीफा विश्व रैंकिंग क्या है जुलाई 2025 के अनुसार। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की नई फीफा विश्व रैंकिंग क्या है जुलाई 2025 के अनुसार। अब इसके अंदर गिरावट आ चुकी है, तो अब नई रैंकिंग आई है भारत की। इसके अंदर
133वें नंबर पर। कौन से नंबर पे आ गया? 133वें नंबर पर है, आ चुका है। यानी कि पिछली जो अकॉर्डिंग देखें तो इसमें लगभग 6 गिरावट आई है, 6 स्थान की गिरावट आई है भारत के अंदर। अब आगे ये 133वें स्थान पर। नवीनतम रैंकिंग भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 133वें स्थान पर आ गई है। टीम की रैंकिंग में 6 स्थान की गिरावट आई है और इस गिरावट का कारण है कि थाईलैंड और हांगकांग के खिलाफ जून 2025 में हुई 2 हार के कारण है। यानी कि थाईलैंड और हांगकांग के खिलाफ जून 2025 में एक प्रतियोगिता हुई, इसके अंदर भारत की हार हुई, इसलिए इसके अंदर फीफा रैंकिंग में गिरावट आई है। इतिहास में सबसे खराब स्थिति अब की बार भारत की रही है कि दिसंबर 2016 के बाद से भारत की सबसे निचली रैंकिंग आई है। पिछले वर्ष मैंने बताई थी कि भारत आ गया था 99 में नंबर पे और अब देखो 133वें स्थान पर आ गया वापिस। और इसमें सबसे टॉप पर रहता है अर्जेंटीना। इसमें फीफा रैंकिंग में सबसे टॉप पर रहता है, लगातार अर्जेंटीना है वो सबसे टॉप पर रह रहा है। कौन सी महिला बनी है जो टाइम शो क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये है टाइम शो क्रिएटर्स लिस्ट 2025 के अंदर शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्राजक्ता कोहली। ये है प्राजक्ता कोहली। तो ये टाइम शो लिस्ट के अंदर शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो इनका नाम प्राजक्ता कोहली। डिजिटल दुनिया में इनका लोकप्रिय नाम है मोस्टली सन। सम्मान इनको टाइम शो क्रिएटर लिस्ट 2025 में शामिल और इस सूची में सम्मान पाने वाली पहली भारतीय और एकमात्र भारतीय महिला बनी है। और ये जो सूची है वो जुलाई 2025 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी की जाती है। याद रखना, इसके द्वारा किसके द्वारा कोई भी रिपोर्ट आती है, कोई संस्था होती है ना, उसको अच्छे तरीके से पढ़ा करो, ये किसके द्वारा जारी होती है। तो ये टाइम मैगजीन के द्वारा जारी की गई और टॉप लिस्ट के अंदर ये शामिल हुई है महिला। इसमें उद्देश्य दुनिया के सबसे प्रभावशाली डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित करना, यानी कि सबसे टॉप से टॉप जो लोग हैं ना उनको सम्मानित करना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो अपने भारत की तरफ से प्राजक्ता कोहली है वो टॉप 100 के अंदर शामिल हुई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने डेंगू और मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों की निगरानी के लिए कौन सी नई परियोजना शुरू की है? ये देखो आपके सामने एक AI आधारित ड्रोन सिस्टम शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, जिसमें क्या होगा, अगर डेंगू वगैरह आएंगे, मच्छर वगैरह आएंगे ना, तो ये ड्रोन क्या है उनकी पहचान करेगा। तो डेंगू और मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों की निगरानी के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? तो ये है स्मार्ट मस्कीटो सर्विलांस सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सी? स्मार्ट मस्कीटो सर्विलांस सिस्टम, यानी कि SMOSS, ये परियोजना शुरू की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। देखो इस परियोजना का नाम स्मार्ट मस्कीटो सर्विलांस सिस्टम, शुरुआत किसने की? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। उद्देश्य क्या है? डेंगू और मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों को रोकना और विशेषकर बरसात के मौसम में इन बीमारियों की निगरानी और नियंत्रण करना, ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है। ये अब आंध्र प्रदेश के किन किन शहरों में हुआ इनका आयोजन? देखो यह परियोजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। तो धीरे धीरे वह AI का सब कुछ सिस्टम होने लगा है, तो इसी के जरिए इन तकनीकों को अपनाया जा रहा है। तो ये आंध्र प्रदेश के पायलट प्रोजेक्ट 6 शहरों में 66 स्थानों के अंदर ये शुरू किया जा रहा है। यानी कि आंध्र प्रदेश के जो 6 शहर है ना, 6 शहरों में 66 स्थानों पर ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। देखो कौन कौन से हैं? विशाखापट्टनम 16 स्थान, विजयवाड़ा 28 स्थानों पर, काकीनाडा 4 स्थानों पर, राजमहेंद्रम के में 5 स्थान और नेलोर 7 स्थान है और कुरनूल के 6 स्थानों पर यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। हालांकि थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये परियोजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल सेवा प्रदाता बनने में मदद के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो एक तो परियोजना शुरू कर दी है, इसके अलावा गरीब महिला उनको डिजिटल सेवा प्रदाता बनने के लिए मदद करने के लिए एक योजना शुरू की है, वो है डिजी लक्ष्मी। कौन सी योजना शुरू की है? डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की है। किसने? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो इस योजना का नाम डिजी लक्ष्मी। उद्देश्य शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल सेवा प्रदाता बनने में मदद करना है। इसका विस्तार राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में इसको लागू किया जाएगा। इसमें कुल 9034 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित
किए जाएंगे, यानी कि इस योजना के तहत कुल है ना 9034 जो कॉमन सर्विस सेंटर है वो स्थापित किए जाएंगे। और ये योजना एक परिवार एक उद्यमी पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। यानी कि एक योजना है एक परिवार एक उद्यमी, उसी पहल का हिस्सा है जिसमें क्या है महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। तो इसमें क्या है, जो शहरी गरीब महिलाएं हैं उनको डिजिटल रूप से सेवा प्रदाता करने में मदद करना। तो ये योजना स्टार्ट की है डीजी लक्ष्मी, किसने, आंध्र प्रदेश की सरकार ने। अगला, भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 बैटरी निर्माण श्रेणी में किस राज्य को पुरस्कार मिला है? इसमें भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 बैटरी निर्माण श्रेणी के अंदर किस राज्य को पुरस्कार मिला? तो ये मिला है तेलंगाना राज्य को। किसको मिला है? तेलंगाना राज्य को 2025 बैटरी निर्माण श्रेणी के अंदर ये पुरस्कार मिला है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो पुरस्कार का नाम IESA इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 ये पुरस्कार का नाम है। पुरस्कार प्राप्त करता है तेलंगाना की सरकार, और इसमें पुरस्कार जिसने ग्रहण किया है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और EV एवं ES के निदेशक हैं SK शर्मा। इनको ये पुरस्कार मिला है और ये इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली के अंदर, जहां पर इनको ये पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार 11वें भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 के दौरान किया गया। अब की बार ये 11वां भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह बनाया गया, वहीं पर नई दिल्ली के अंदर इनको ये पुरस्कार दिया गया। तो तेलंगाना की सरकार को IESA इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। कला सेतु भारत के लिए रियल टाइम लैंग्वेज टेक चैलेंज है, ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? एक कला सेतु परियोजना शुरू की है, तो ये भारत के लिए एक रियल टाइम लैंग्वेज टेक चैलेंज है, और ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। किसने? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा कला सेतु परियोजना शुरू की गई है। इसके लिए भारत के लिए रियल टाइम लैंग्वेज टेक चैलेंज के लिए। तो किसने? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इनका खास तौर से एग्जाम में प्रश्न आता है, तो सिर्फ लगभग कोई भी परियोजना है इनका उद्देश्य ही पूछा जाता है, तो उद्देश्य लगभग आपको याद करना है। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वेवक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये चैलेंज लॉन्च किया है। इस चैलेंज का नाम है कला सेतु, जो भारत के लिए रियल टाइम लैंग्वेज टेक है। तो कला सेतु इसका नाम है। उद्देश्य देखो इसका, देश के अग्रणी AI स्टार्टअप्स को आमंत्रित करना, भारतीय भाषाओं के सहयोग से पाठ्य इनपुट से ऑडियो वीडियो तैयार करना, और ग्राफिक कंटेंट के स्वचालित सृजन के लिए समाधान विकसित करना है। ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। तो ये किसने लॉन्च किया? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। बस थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन कालनेमी किस उद्देश्य से शुरू किया गया? ये गजब का प्रश्न है भी, और ये आने वाले एग्जाम के अंदर मुझे लग रहा है ये प्रश्न आएगा। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा एक शुरू किया गया ऑपरेशन कालनेमी, ये किस उद्देश्य से शुरू किया गया? ये किया गया है जो फर्जी बाबाओं और ढोंगी संतों के खिलाफ कार्रवाई के लिए। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये जो फर्जी बाबा बन के आते हैं, ढोंगी वगैरह आते हैं ना, संत बन के आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए उत्तराखंड की सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। तो ये इनके उद्देश्य के लिए। देखो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान की घोषणा कर दी है। इसका अर्थ है कालनेमी, यानी कि रामायण का एक पात्र था जो झूठा संत बनकर लोगों को धोखा देता था, इसी नाम से ये अभियान प्रेरित किया है। आजकल जो संत वगैरह बन के आते हैं, ठग वगैरह बन के आते हैं ना, उनके लिए अभियान शुरू किया गया उत्तराखंड की सरकार ने। उद्देश्य ऐसे फर्जी जो बाबा और ढोंगी साधुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और खुद को संत बनाकर ये जनता को ठगते हैं और सनातन धर्म की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। जो खुद बाबा वगैरह बन के आते हैं, ढोंगी वगैरह बन के आगे, साधु वगैरह बन के आगे, तो वो क्या है, जनता को लूटते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये बयान शुरू किया है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 10 जुलाई 2025 को लंदन के लॉन्ड्रस स्टेडियम स्थित MCC म्यूजियम में किस महान क्रिकेट खिलाड़ी का चित्र का अनावरण किया गया है? ये देखो आपके सामने। और सचिन तेंदुलकर की जब बात आती है तो इनका तो एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो कहाँ पर किया गया? लंदन के अंदर है। ये अपने भारतीय महान खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, इनका चित्र का अनावरण किया गया है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर डी।
तो स्थान MCC म्यूजियम, लॉन्ड्रेस क्रिकेट ग्राउंड लंदन के अंदर। और ये सचिन तेंदुलकर जिन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में जाना जाता है, इनकी अभी खिलाड़ी का चित्र का अनावरण किया गया। और ये चित्रकार का नाम, जिस चित्रकार ने इनका चित्र बनाया उनका नाम है प्रसिद्ध ब्रिटिश कलाकार स्टुअर्ट प्रियसन राइट। याद रखना अच्छे तरीके से, ये ब्रिटिश कलाकार स्टुअर्ट प्रियसन राइट हैं जिनको इन्होंने ये चित्र बनाया। और अभी इसका ताज़ा अनावरण किया गया। असम के किस जिले में हाल ही में गार्सिनिया कुसुमे नामक एक नई वृक्ष प्रजाति की खोज हुई है? असम के किस जिले के अंदर हाल ही में गार्सिनिया कुसुमे नामक एक नई वृक्ष प्रजाति की खोज हुई है? ये प्रजाति का नाम है गार्सिनिया कुसुमे। तो ये असम के किस जिले में? असम के बक्सा जिले के अंदर। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देखो डिटेल, नई खोज, असम के बक्सा जिले में गार्सिनिया कुसुमे नामक एक नई वृक्ष प्रजाति की खोज की गई। और यह वृक्ष गार्सिनिया वंश से संबंधित है जो मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये एक वृक्ष है, वो गार्सिनिया वंश है, उससे संबंधित है। ये खोजकर्ता कौन है इसका? वरिष्ठ वनस्पति शास्त्री जतेंद्र शर्मा द्वारा इस वृक्ष की खोज की गई है। तो वनस्पति शास्त्री हैं जतेंद्र शर्मा, उनके द्वारा खोज की गई। और इसका जो नामकरण है इस खोजकर्ता की दिवंगत माँ कुसुम देवी की स्मृति में इसमें कुसुम रखा गया है। यानी कि जो वनस्पति शास्त्री हैं जतिन शर्मा, इनकी दिवंगत है माँ, इनकी माँ का नाम था कुसुम देवी, इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? कुसुमे नाम रखा गया। और इस पेड़ का स्थानीय नाम क्या है? थोई कोरा। इनका स्थानीय नाम क्या है? थोई कोरा इसका स्थानीय नाम है। तो ये कहाँ पर है? असम के अंदर गार्सिनिया कुसुम नामक वृक्ष की नई प्रजाति की खोज की गई है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट है। पहला है कि महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक रूप से राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। ये याद रखना अच्छे तरीके से कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशो उत्सव है उसको आधिकारिक रूप से राज्य उत्सव घोषित कर दिया, महाराष्ट्र की सरकार। दूसरा है असम मंत्रिमंडल ने राज्य में मनुष्यों और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। यानी कि हाथियों की सुरक्षा की जाए, तो नाम से पता चल रहा है गज मित्र किसने शुरू की? असम की सरकार ने। तीसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने घोषणा की है कि प्रिया नायर 1 अगस्त 2025 से कंपनी की नई सीईओ और प्रबंध निदेशक बनेगी। तो 1 अगस्त 2025 से बनेगी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की प्रबंध निदेशक प्रिया नायर बनेगी। तो ये तीनों की तीनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। टेलीग्राम पे आप प्रताप क्लासेस के नाम से सर्च करोगे तो ज्वाइन कर सकते हो अच्छे तरीके से। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? कोलंबिया और उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद एनडीबी में कुल कितने सदस्य देश हो चुके हैं? तो अब हो चुके हैं टोटल 11। कितने हो चुके हैं? टोटल 11। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान भी इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, नीरज चोपड़ा क्लासिक टूर्नामेंट 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी का थ्रो करके खिताब अपने नाम किया है? 85.25 मीटर, 86.18 मीटर, 87.45 मीटर, 84.90 मीटर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास। और ये बुक पटवारी वीडियो 4th ग्रेड राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए अपनी राष्ट्रीय प्लस राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक उपलब्ध है अक्टूबर 2024 से मई 2025 तक। और अभी 2 क्लासें आपको इसकी मिल चुकी है और तीसरी क्लास भी आपको मिल जाएगी। प्ले लिस्ट बढ़ा दी गई है, वहाँ से आप पूरी बुक का आपको रिवीजन मिलेगा, तो सभी आप क्लासें आराम से देख सकते हो। इसके अलावा कर्मचारी चयन बोर्ड के अपने 2016 से 2025 तक पुराने पेपर अपलोड हैं, साथ में आंसर लगे हुए हैं। तो ये पीडीएफ भी आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। 2nd ग्रेड के भी फर्स्ट पेपर के जो हैं आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम करवाए हैं उनके पेपर भी अपलोड हैं। तो ये भी आप ले सकते हो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके। बाकी 4th ग्रेड की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हो। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और जाते जाते भी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।